आप चाहते हैं कि ये वीडियोस जो है डेली आप लोग तक पहुँचे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसे सब्सक्राइब करने के लिए आप YouTube ओपन कीजिए, और YouTube ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च पे क्लिक कीजिए। सर्च पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप इन्फिनिटी इन्फिनिटी स्पेस दीजिए, स्टडी ये टाइप करने के बाद इसको सर्च कीजिए। और सर्च करने के बाद यहाँ पे इन्फिनिटी स्टडी पे क्लिक कीजिए, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप इस चैनल पे क्लिक कीजिए, इन्फिनिटी स्टडी पे। और यहाँ पे देखिए आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, तो आप यहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पे बेल आइकॉन दिख रहा है, तो बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे ऑल पे क्लिक कीजिए। ओके, अब ये आपको कोई भी नोटिफिकेशन मिलेगा तो आपको पहुँच जाएगी। ओके, तो इस तरह से आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, और इसके बाद आप लोग को नीचे प्लेलिस्ट दिखेगी। तो ये देखिए, मिशन 10th स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम। तो इस सेक्शन में 2 प्लेलिस्ट हैं, तो आपको मैथ और साइंस में से जिसकी भी क्लास करनी हो तो आप उस प्लेलिस्ट पे क्लिक कर सकते हैं। ओके, और क्लिक करने के बाद आप लोग को सारे वीडियो जो है सीरियल वाइज मिल जाएंगे और चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। ओके, ये देखिए, ये है जनरल साइंस के प्लेलिस्ट, और यहाँ पे ये मैथ्स के प्लेलिस्ट। ओके, तो आप जिसकी भी क्लास करनी चाहते हैं तो उसका प्लेलिस्ट पे क्लिक करके आप पूरा का पूरा वीडियोस देख सकते हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू इन्फिनिटी स्टडी फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। स्वागत है आप सभी का इंडियाज़ ऑनलाइन एजुकेशन इन्फिनिटी स्टडी पे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। सो चलिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मंडे टू सैटरडे आप लोग का डेली एक इम्पोर्टेंट सेशन होता है जिसमें हम लोग जनरल साइंस डिस्कस करते हैं। ये क्लास आप लोग का 10 बजे डेली होता है। ओके, और बिल्कुल भी ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। तो आप लोग जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि और भी बच्चे जुड़ सके और एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी तरीके से कर सके। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो बात करें सबसे पहले कल के होमवर्क की। तो कल का होमवर्क ये था आप लोग का, कल का होमवर्क था आपका अच्छा, हाँ, तो कल मतलब क्लास थोड़ा सा लंबा हो गया था, क्योंकि थोड़ा सा लेट क्लास लेके मैंने जो है वो सारे टॉपिक कवर कर दिए आपको, जो कि एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं अम्ल, क्षार और लवण से। ओके, तो कल का क्लास थोड़ा सा लंबा हो गया, और मैं कोशिश करूँगा कि आपका क्लास जो है उतना ज़्यादा लंबा ना हो। ओके, चलिए, तो बात करें आज के होमवर्क की, तो ये है आपका CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? तो इसका नाम है भाई, इसका नाम है क्या? विरंजक चूर्ण। इसका नाम क्या है? इसका नाम है, इसका नाम है विरंजक चूर्ण। ठीक है, और आप लोग जानते हैं विरंजक चूर्ण का यूज कहाँ कहाँ होता है। ओके, तो चलिए बात करते हैं अब दूसरे क्वेश्चन की। तो दूसरा क्वेश्चन है आपका, उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। ठीक है, ये आप लोग का हो चुका क्वेश्चन नंबर 2 का बात करें तो मतलब उस यौगिक का नाम बताइए जो कि क्या होता है, क्लोरीन से अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। तो क्लोरीन से अभिक्रिया कौन करता है? क्लोरीन से अभिक्रिया करता है आपका CaOH का होल 2।
ये अभिक्रिया करता है आपका क्लोरीन से, और ये अभिक्रिया करके क्या बनाता है, विरंजक चूर्ण बनाता है। ठीक है, इस तरह से। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पे है, कठोर जल को मृदु करने के लिए कौन सा सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो कठोर जल को मृदु करने के लिए जो है वो उसका कठोर जल से मृदु करने के लिए आपका सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। ओके, Na2CO3 इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कठोर जल से मृदु करने के लिए। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ये। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। ठीक है, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। ओके, और यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। ओके, अब बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोग का है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा। इस अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। तो इसका बात हम लोग पहले ही कर चुके हैं। ओके, एग्जाम्पल में ये आपको कल ही मैंने बताया था। तो इसका जो है, अगर हम लोग समीकरण का बात करें तो क्या है यहाँ पे, सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, तो ये देखिए, ये है इसका फॉर्मूला NaHCO3। इसको गर्म करने पे जो है ये क्या बनेगा, इसको गर्म करने पे बनेगा ये आपका NaOH बनता है, और हाइड्रोजन गैस बनता है, और प्लस में CO2। ओके, तो ये सारी चीज़ बनती है, इसका समीकरण मैंने लिख दिया। उसके बाद फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 का बात करें तो ये है आप लोग का, प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल के साथ अभिक्रिया लिखने के लिए बोल रहा है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए हम लोग सूत्र कल बताए थे, CaSO4 इंटू 2H2O ओके, हाँ सॉरी, ये जिप्सम का सूत्र मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो 1 मिनट, हाँ यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 इंटू 1/2H2O, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का है। और इसके साथ जल का अभिक्रिया करवाना है, यहाँ पे इस तरह से दीजिए, और ये रिएक्शन करके क्या बनाएगा, CaSO4 इंटू 2H2O। ओके, तो ये जो है, ये है क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। ओके, और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। ओके, चलिए, तो होमवर्क के बाद अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि इसके आगे और क्या बचा हुआ है। तो कल ही मैंने क्लास थोड़ा सा लेट करके जो है पूरा का पूरा टॉपिक कवर कर दिया था। अब ये आप लोग का सिर्फ और सिर्फ क्या बचा है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर बचा है, जो कि आज हम लोग कवर कर लेंगे। ओके, चलिए चलिए, तो बात करते हैं आज के क्वेश्चंस की। तो आज का क्वेश्चन है आपका, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच संख्या क्या होगा। तो आप जानते हैं कि लाल लिटमस को नीला कौन करता है, क्षारीय विलयन करता है नीला। ठीक है, तो क्षार रहने के लिए हम जानते हैं कि पीएच मान क्या होना चाहिए, 7 से अधिक होना चाहिए। ओके, यानी ग्रेटर देन 7, 7 से अधिक होना चाहिए। तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा ये 7 से अधिक, तो एक ही है यहाँ पे क्वेश्चन, आप लोग का ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। ठीक है, और बात करें दूसरा क्वेश्चन की, तो कोई विलयन अंडे के पिसे हुए
कवच से अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दुधिया कर देता है। उस विलयन में क्या हो उस विलयन हाँ उस विलयन में क्या होगा। तो कहने का मतलब है कि वह जो है मतलब अंडे का जो कवच होता है, सबसे पहले ये जान लीजिए कि किस चीज़ से बना हुआ होता है। तो अंडे का जो कवच होता है वो बना होता है आप लोग का CaCO3 से, यानी कैल्शियम कार्बोनेट से वो बना हुआ होता है। और इसके साथ जो है ना, ये आप लोग का HCl जब रिएक्शन करेगी, ओके, तो ये जो है ना, ये क्या करेगा, ये जो है चूने के पानी को क्या करता है, दुधिया कर देता है। ठीक है, ओके, ये क्या करेगा, चूने के पानी को दुधिया कर देगा। तो ये ऑप्शन नंबर आप लोग का यहाँ पे बी हो जाएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। और बात करें इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका है NaOH का 10 ml बिलियन HCl के 8 ml बिलियन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। तो यदि NaOH का बिलियन 20 ml कर दिया जाए तो मतलब उसका जो है HCl की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। तो सिंपल सा बात है, जब 10 ml को करने के लिए कितना का ज़रूरत पड़ रहा है, 10 ml को करने के लिए 8 ml का ज़रूरत पड़ रहा है। तो यहाँ पे 20 ml को करने के लिए कितना ml का ज़रूरत पड़ेगा, 16 ml का। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा आपका। उसके बाद फिर है अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है। तो अपच मतलब होता है कि जब खाना खाता है कोई तो पचता नहीं है, उसको अपच बोलते हैं। ठीक है, तो उस समय जो है हम लोग को कौन सा चाहिए, एंटी एसिड। ओके, तो उस समय किसका, एंटी एसिड का उपयोग किया जाता है, क्योंकि एंटी एसिड वो होता है आ, जो कि एसिड के विरुद्ध काम करता है। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि जब खाना नहीं पचता है तो क्या करता है, बहुत सारा जो है वो एसिड रिलीज करता है, बहुत सारा अम्ल रिलीज करता है पेट के अंदर। और उसी को कम करने के लिए हम लोग जो है क्षारकीय चीज़ का उपयोग करते हैं, जिसके कारण से जो है वो मतलब पेट जो है थोड़ा सा ठीक हो जाता है। ओके, तो इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आप लोग का, चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। इसमें कह रहा है आप लोग को निम्न निम्न अभिक्रिया के लिए पहले शब्द समीकरण लिखे। तो मतलब पहले शब्द समीकरण लिखना है और उसके बाद संतुलित समीकरण लिखना है। ओके, तो शब्द समीकरण किसको बोलते हैं, शब्द समीकरण जैसे कि हो गया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला आप लोग सबसे पहले देखिए। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है आपका H2SO4 और प्लस में जिंक, दानेदार जिंक है यहाँ पे, तो जिंक दे दीजिए और ये एरो का निशान दीजिए। अभिक्रिया जब ये करेगा तो क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट बनाएगा। आप लोगों ने पिछले मतलब एक्सरसाइज में देखा होगा, ये क्या करेगा, जिंक सल्फेट बनाएगा, जिंक सल्फेट। और प्लस में क्या देगा, H2 गैस। ओके, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, सल SO4 का एक ही मात्रा है, जिंक का भी एक ही मात्रा है। तो यहाँ पे हो गया इसका H2 का 2 है तो H2 का 2, यानी ये समीकरण संतुलित है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 5 का जो है ए का आंसर है। ओके, 5 का ए का आंसर है। ओके, अब बात करें क्वेश्चन नंबर बी की। चलिए, तो ओके, अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर बी है आपका, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक का HCl और प्लस में मैग्नीशियम पट्टी यानी Mg। तो ये आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड बनाते हैं। और
आपको पता है कि कोई भी जो है ये मैग्नीशियम क्या है, धातु है, और आपको पता है कि कोई भी धातु जब अम्ल के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस देता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस देगा और MgCl2 का निर्माण करेगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए बैलेंस्ड है, नहीं बैलेंस्ड नहीं है, क्योंकि क्लोरीन इसमें दो है, यहाँ पे एक ही है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, जो है 2 से मल्टीप्लाई, ओके, पूरा को, यानी 2HCl प्लस Mg प्लस एरो का निशान MgCl2 प्लस H2। ओके, तो ये हो गया आप लोग का रिएक्शन, जिसको कि हमने संतुलित भी कर लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी का। ओके, तो बात करें क्वेश्चन नंबर सी की, तो ये आप लोग का तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। ओके, यानी H2SO4 H2SO4, और यहाँ पे उसके बाद प्लस में एल्युमिनियम चूर्ण, यानी कि Al। अब इसको संतुलित करना है, तो आप लोग देखते हैं संडे वाली क्लास में मैंने आप लोग को बताया कि Al का जो होता है, Al पे कितना होता है, Al पे जो होता है +3 चार्ज होता है। Al पे +3 चार्ज होता है। ओके, और क्लोरीन पे कितना होता है, 1 होता है चार्ज। तो ये किस तरह का यौगिक बनाएगा, सॉरी यहाँ पे 2 लिखा गया, यहाँ पे 1 होता है क्लोरीन का, -1। हो गया, तो ये जो है किस तरह का बनाता है, यहाँ वाला जो है ये यहाँ चला आता है, इधर वाला इधर चला आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा आपका यौगिक AlCl3, क्योंकि क्लोरीन पे 1 था, तो यहाँ पे एक को कुछ नहीं लिखते हैं, और जो 3 होता है तो उसको यहाँ पे लिखते हैं। ओके, 3 2 4 कुछ भी मतलब रहे, तो यानी यहाँ पे जितना प्लस वाला होता है वो इधर लिखा जाता है, और माइनस वाला जो होता है वो इसके साथ चला जाता है। ठीक है, यौगिक बनने की स्थिति में, तो ये बनाएगा आपका AlCl3, और प्लस में ये भी एक धातु है, और यहाँ पे अम्ल है H2SO4, तो जब भी कोई धातु अम्ल के साथ रिएक्शन करेगी तो क्या देगी, ये H2 गैस देगी। अब यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे जो है ये क्लोरीन बैलेंस्ड नहीं है, तो क्लोरीन, एक मिनट, यहाँ पे जो है थोड़ा सा मिस्टेक क्लोरीन के साथ हम लोगों ने चल गया, क्लोरीन तो यहाँ पे है ही नहीं। चलिए, तो यहाँ पे हमको किस, ये तो आप लोग को यौगिक बनाने के लिए सिखा रहे थे यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे ये आप लोग का यौगिक बनाने के लिए है। ओके, एक्चुअली देखिए यहाँ पे क्या है, H2SO4 है, तो यहाँ पे क्या बनाएगा, हाँ चलिए, तो देखिए यहाँ पे जो है क्या बनाएगा, ये बनाएगा आपका एल्युमिनियम सल्फेट बनाएगा। ओके, यहाँ पे क्या बनाएगा, ये एल्युमिनियम सल्फेट। ओके, तो यहाँ पे आपका AlSO4, तो एक चीज़ जान लीजिए कि SO4 जो SO4 पर जो होता है वो -2 होता है। ओके, और इस पर जो होता है वो +3 होता है। तो ये जो है आप लोग को बताए थे कि ये जो है यहाँ चला आएगा इधर वाला, और इधर वाला जो है यहाँ चला आएगा, तो यहाँ पे SO4 पूरा का पूरा है, तो इस पे ये हो जाएगा। ठीक है, Al2SO4 का होल 3। ये ऊपर वाला जो है आप लोग को समझाने के लिए, यहाँ जो है ये दोनों समझाने के लिए लिखा गया आपको, ये आप लोग लिखेंगे सिर्फ Al2SO4 का होल 3। ठीक है, और इसके बाद प्लस में H2। अब यहाँ पे देखिए SO4 जो है वो बैलेंस्ड नहीं है, SO4 यहाँ पे एक ही है, लेकिन यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ भी 3H2 हो गया, तो यहाँ पे भी हमको 3H2 लिखना होगा। ओके, बाकी बात यहाँ पे 2 देना होगा, क्योंकि एल्युमिनियम 2 हो गया, तो ये इसको बैलेंस करना है। अब ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। ओके, अब बात करें क्वेश्चन नंबर 5 का डी, 5 का डी, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl
प्लस में लोहे का रेतन, तो लोहा का होता है आपका Fe। ओके, तो यहाँ पे आपको बनाएगा ये क्या, ये बनाएगा आपको फेरस क्लोराइड। ओके, तो ये बनाएगा FeCl2। ओके, क्योंकि यहाँ पे फेरस का जो होता है वो इसमें +2 होता है यहाँ पे, और क्लोरीन का 1 होता है, तो इधर वाला यानी यहाँ पे जो है +2, तो ये कहाँ पे, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे जो -1, तो -1 को तो कुछ लिखते नहीं है, तो यहाँ पे रहेगा FeCl2 रहेगा, और प्लस में क्या रहेगा, प्लस में H2 रहेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई, और Cl2 तो बैलेंस है ही। हो गया। अब बात करें नेक्स्ट इक्वेशन की, तो अब आपका नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में अब हम लोग चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, क्वेश्चन नंबर 6 आपका है एल्कोहल एवं ग्लूकोज यौगिक में क्या होता है, हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन फिर भी ये जो है अम्ल के तरह काम नहीं करता है, तो ऐसा क्यों होता है वो बताना है आपको। तो ये तो आप देख लेते हैं इसको। तो हाइड्रोजन का सॉरी अल्कोहल है, तो अब अल्कोहल कोई भी हो सकता है, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, ठीक है। तो चलिए हम कोई भी एक अल्कोहल ले लेते हैं, ठीक है, C2H5OH, ये क्या हो गया आपका इथाइल अल्कोहल। ओके, और इसके बाद बात करें ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज का क्या होता है C6। ओके, तो और यहाँ पे OH भी दे देते हैं। ओके, चलिए, तो C6 होगा। ओके, तो बात करें यहाँ पे अल्कोहल की, तो अब देखिए अल्कोहल में जो है हाइड्रोजन आयन होते हैं, ठीक है, लेकिन ये जो है ये किस तरह का होते हैं, ये मतलब इतना कम मात्रा में होते हैं, और इसमें ज़्यादातर जो है वो क्या होते हैं OH- आयन पाया जाता है ये दोनों में। इसी वजह से क्या होता है, इसकी प्रवृत्ति क्षारीय होती है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग लिखेंगे कि अल्कोहल एवं ग्लूकोज में OH- की संख्या अधिक होती है, इसीलिए इसीलिए इसकी प्रवृत्ति अम्लीय नहीं होती है, इसकी प्रवृत्ति क्षारीय होती है, ठीक है। और उसके बाद है आप लोग का आश्रित जल जो होता है विद्युत का चालक क्यों नहीं होता है। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं हम लोग आश्रित जल जो है वो विद्युत का चालन क्यों नहीं होता है, जबकि वर्षा जल जो है वो विद्युत का चालन होता है। तो आश्रित जल जो है वो जो है उसका पीएच मान, आश्रित जल का पीएच मान 7 होता है, ठीक है, और वर्षा जल का पीएच मान 7 से कम होता है, 7 से कम होता है, 7 से कम। और हम जानते हैं कि H+ आयन की संख्या 7 के बाद जो है, 7 या 7 के बाद बिल्कुल मतलब काम करना बंद कर देती है, और यहाँ पे 7 के बाद जो है कौन सा संख्या होने लगती है, OH- की संख्या अधिक होने लगती है, अगर पीएच मान 7 से अधिक हो तो इसी वजह से जो है क्या होता है, वर्षा का जल में जो है H+ आयन की संख्या अधिक होती है, तो इसी वजह से ये क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। और अश्वेत जल यानी कि शुद्ध जल जिसको बोला जाता है, तो उसमें जो है दोनों जो है बैलेंस्ड होते हैं। ओके, यानी ये जो है उदासीन, ये जो है उदासीन प्रवृत्ति के होते हैं, इसलिए इसमें विद्युत का चालन नहीं होता है। सीधा लिख देंगे आप लोग, अश्वेत जल में H+ आयनों की संख्या और OH- आयनों की संख्या उदासीन होते हैं, इसलिए ये विद्युत का
चालक नहीं होता है, जबकि वर्षा जल में H+ आयनों की संख्या अधिक होती है। यह अम्लीय प्रवृत्ति की होती है, इसलिए यह विद्युत का चालन है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाँ, बात है यहाँ पे कि जल की उपस्थिति में अम्ल अपना जो है अम्लीय व्यवहार क्यों नहीं मतलब प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो है जल जो है क्योंकि जल जो है जल अम्लीय प्रभाव जल जो है H+ आयन की संख्या को क्या कर लेता है, सांद्रित क्या बोलते हैं उसको खत्म कर देता है, और वो क्या कर लेता है, किसका निर्माण, वो कर लेता है H3O H3O- का निर्माण कर लेता है। ठीक है, ओके, वो क्या कर लेता है, H3O+ का निर्माण करता है। ठीक है, यहाँ पे हाँ, वो क्या कर लेता है, हाइड्रोजन आयन का निर्माण कर लेता है। इसके वजह से है अम्ल अपना जो है प्रवृत्ति खो देता है, और वह जो है अम्ल के रूप में व्यवहार नहीं करता है। तो सिंपल सा इसका आंसर आप लोग लिख लेंगे कि जल जो है अम्ल का प्रभाव को नष्ट कर देता है और हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करता है। इसके कारण से जो है जल में अम्ल अपना अस्तित्व खो देता है। ठीक है, उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। तो बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, एक मिनट। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आप लोग का, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका 5 बिलियन आपको दिया गया ABCDE, जिसमें से सबका पीएच मान अलग अलग है। एक का पीएच मान है 4, एक का पीएच मान है 1, एक का पीएच मान है 11, एक का 7 और एक का 9। 5 बिलियन दिया गया है, तो इसमें से आप लोग को पूछ रहा है उदासीन। तो उदासीन बिलियन कौन सा होता है, उदासीन बिलियन वो होता है जिसका पीएच मान 7 है। तो पीएच मान 7 किसका है, डी का। ठीक है, पीएच मान 7 किसका है, डी का। यहाँ पे देखिए, तो डी का 7 है, तो यहाँ पे आंसर आप लोग का हो जाएगा डी। ओके, और दूसरा नंबर क्या है आप लोग का, परवल क्षारीय। परवल क्षारीय, तो परवल क्षारीय वो होता है जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। 7 से अधिक, हालांकि 9 भी है, लेकिन 9 से भी ज़्यादा अधिक 11 है, तो इसलिए हम लोग परवल क्षारीय किसको बोलेंगे, 11 को। और 11 हमारा कितना नंबर में है, सी नंबर में, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। ओके, उसके बाद है परवल अम्लीय। तो परवल अम्लीय की बात करें तो यहाँ पे 7 से कम, तो 7 से कम जो होता है वो क्या होता है, परवल अम्लीय होता है। तो 7 से कम यहाँ पे 2 है, एक 4 है और एक 1 है। तो यहाँ पे 4 से भी कम कौन है, 1 है, तो इसलिए 1 हो जाएगा आंसर आप लोग का। 1 जो है कितना नंबर का है, एक है आपका बी नंबर में। क्वेश्चन नंबर डी की बात करें, यहाँ पे क्या है, दुर्बल अम्लीय। तो दुर्बल अम्लीय कौन सा है, तो सबसे पहले नंबर अम्ल होने के लिए कितना, 7 से कम होना चाहिए। तो एक का अम्ल तो बोल दिए हम प्रबल अम्ल है, तो यहाँ पे 4 क्या हो जाएगा, दुर्बल अम्ल हो जाएगा। 4 हो जाएगा आपका क्वेश्चन, इसमें हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए। ओके, बात करें क्वेश्चन नंबर ई की, दुर्बल क्षारीय। तो दुर्बल क्षारीय कौन सा हो जाएगा, 9 के साथ, यानी ई नंबर हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पे। ओके, उसके बाद फिर है आपका, इसी में एक और है, पीएच को क्या करना है आपको, हाइड्रोजन कहेंगे हाइड्रोजन की सांद्रता के आधार पर जो है ना, इसको आरोही क्रम में लिखना है। हाइड्रोजन की सांद्रता सबसे अधिक किस में होती है, अम्ल में। तो अम्ल में यहाँ क्या हो जाएगा, सबसे पहले हाइड्रोजन आयन की सांद्रता
हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे पहले 1 है, तो 1 आपका कौन करता, 1 किसके पास है, बी के पास। आरोही क्रम में इसको लिख रहे हैं, ओके। यानी सबसे पहले बी होगा, और उसके बाद होगा आपका ए यानी 4, उसके बाद होगा आपका 7 यानी डी, उसके बाद होगा आपका 9 यानी कि ई, और उसके बाद होगा आपका 11। 11 कौन सा है आपका, सी। तो ये आरोही क्रम में है आपका, ओके। सॉरी, ये अवरोही क्रम में हो गया, क्योंकि इसमें जो है सबसे अधिक सांद्रता होगी, फिर इसमें होगी, फिर इसमें होगी, फिर इसमें, फिर इसमें। तो इसको उल्टा कर दीजिए, आरोही क्रम में हो जाएगा, क्योंकि आरोही मतलब होता है छोटा से बड़ा। तो सबसे कम सी में है, तो यहाँ पे हो जाएगा सी, उसके बाद ई, उसके बाद डी, उसके बाद ए, और उसके बाद बी। ये आपका आरोही क्रम है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, परखनली ए एवं बी में समान लंबाई के मैग्नीशियम पट्टी लीजिए, और ए में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ओके। ए में क्या लेना है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेना है, और उसके बाद क्या है, बी में क्या लेना है, बी में एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का होता है आपका CH3COOH, ओके। और उसके बाद कह रहा है दोनों अम्लों की मात्रा समान रहेगी और सांद्रता भी समान है, तो किस परखनली में अधिक तेजी से बुदबुदाहट होगी तथा क्यों। इसमें कह रहा है कि मतलब दोनों सब चीज़ समान है, ठीक है, लेकिन फिर भी जो है कौन सा परखनली में सबसे ज़्यादा बुदबुदाहट होगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो है यानी कि खौलने का परिस्थिति जो होता है, खौलने की परिस्थिति में बुदबुदाहट होती है ना, तो उसी में मतलब कौन सा ज़्यादा स्पीड में खोलेगा, कौन सा ज़्यादा तेज़ी में खोलेगा, तो ये खोलेगा कौन सा, ये HCl खोलेगा। HCl इसलिए खोलेगा क्योंकि ये जो होता है ना, ये बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग अम्ल होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। इसमें जो H+ आयन की संख्या अधिक होती है इसके तुलना में, ठीक है, और इसमें कम होगी, इसमें जो होगी ये कम होगी, ठीक है। तो ये जो है अधिक तेज़ी से खोलेगा, ठीक है, और ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें H+ आयन की संख्या अधिक होती है, ओके। इसका आंसर आप लोग को मिल गया। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 11, तो क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, ताज़े दूध का पीएच मान 6 होता है, ठीक है, और दही बन जाने पर इसका पीएच मान में क्या परिवर्तन होता है। तो आप लोग जानते हैं दही खट्टा होता है, और खट्टे का पीएच मान क्या होगा, और नीचे चला जाएगा। जब जान रहे हैं आप लोग ताज़े दूध का पीएच मान 6 होता है, तो दही बनने के बाद ये तो और 6 से नीचे हो जाएगा ना, यानी 6 से कम हो जाएगा, 6 से कम, ओके। उसके बाद क्या होता है, अपना उत्तर समझाइए। तो ठीक है, इसमें बोलेंगे आप लोग क्योंकि ये जो है दही बनने के बाद इसकी प्रवृत्ति अम्लीय हो जाती है, और यह और इसका पीएच मान में निश्चित तौर पर कमी होगी, इसलिए इसका पीएच मान घटेगा, ठीक है। ये आप लोग इस तरह का लिख लेंगे, ओके। क्वेश्चन नंबर 12 का बात करें, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, एक ग्वाला जो है दूध में क्या करता है, बेकिंग सोडा मिलाता है, यानी दूध जो है ना उसमें बेकिंग सोडा मिलाता है, यानी खाने वाला सोडा जो था उसको मिला देता है, NaHCO3 NaHCO3 मिलाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहे हैं, ओके। तो ताज़ा दूध के पीएच मान को 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों बना देता है। तो सिंपल सा बात है, पीएच मान में बढ़ोतरी हो गई, क्योंकि क्या होता है वो जो है NaHCO3 जो है वो कैसी प्रवृत्ति है, उसकी क्षारीय प्रवृत्ति है, NaHCO3 इसकी प्रवृत्ति कैसी है, इसकी प्रवृत्ति क्षारीय है। और आपको पता है कि अम्ल और क्षार ये दोनों क्या हैं, ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, ठीक है। यानी अम्ल और क्षार जो है ये दोनों एक दूसरे को नष्ट करते हैं, ख़त्म करते हैं। तो यहाँ पे जब दूध का पीएच मान 6 है, तो वो क्या करेगा, वो बढ़ा के और ज़्यादा मतलब बढ़ा देगा उसका पीएच मान, और वो बढ़ाने के बाद जो है क्या हो जाएगा, तो यही बोल रहा है कि
बदलने के बाद क्षारीय क्यों बना देता है, तो इसमें लिखेंगे NaHCO3 एक क्षारीय प्रवृत्ति का है और इसे अम्ल के साथ मिलाने पर अम्ल का प्रभाव नष्ट होता है, इसलिए यह दूध को क्षारीय बना देगा। तो आप लोग का ये आंसर मिल गया क्वेश्चन नंबर ए का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी, आप लोग क्वेश्चन नंबर बी का आंसर लिखेंगे, इस दूध को दही बनने में अधिक समय इसलिए लगता है क्योंकि दही की प्रवृत्ति अम्लीय होती है और NaHCO3 की प्रवृत्ति यानी बेकिंग सोडा की प्रवृत्ति क्षारीय होती है। अतः अम्ल और क्षार एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट करते हैं, इसलिए इसे अम्लीय बनने में थोड़ा अधिक समय लगेगा। हो गया, इसका आंसर भी आप लोग को मिल गया। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए। आप लोग को जब क्लास ले रहे थे तो उसमें मैंने बताया कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है उसका चूर्ण जो होता है जल के साथ अभिक्रिया करके एक कठोर मटेरियल बना लेता है, कठोर पदार्थ बना लेता है। इसी का उपयोग हड्डी को जोड़ने में किया जाता है, ठीक ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही जो है उपयोग हड्डी को जोड़ने में किया जाता है। तो इसी वजह से जो है आर्द्र मतलब नमी होता है, इसी कारण से ये जो है मतलब इसको आर्द्र वाले स्थान पे, नमी वाले स्थान पे नहीं रखा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस को, क्योंकि ये जो है उससे अभिक्रिया करके एक कठोर पदार्थ का निर्माण कर लेगा, ठीक है। और उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होता है जिप्सम, ठीक है, यानी जिप्सम का निर्माण कर लेगा। इसी से बचाने के लिए इसको जो है आर्द्र रोधी बर्तन में रखा जाता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, 2 उदाहरण दीजिए। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया का एग्जाम्पल मैंने आप सभी को पहले ही दे दिया है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया का आप लोग कोई भी एक अम्ल और एक क्षारक से अभिक्रिया करवा दीजिए और उसके बाद उससे जो यौगिक बनता है उसको आप लोग लिख दीजिए, ठीक है। इसका PDF भी आप लोग को मिल जाएगा। आप इसका PDF लेने के लिए जो है मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे आप फॉलो कर सकते हैं, उसको जो है ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। ये डिस्क्रिप्शन में आप लोग का लिंक दिया हुआ है, तो इसके सहायता से आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से PDF ले सकते हैं। उसके बाद फिर आपका धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो प्रमुख प्रयोग बताइए, उपयोग बताइए, और प्रयोग दोनों एक ही को बोलता होगे। तो यहाँ पे हम बात करें, बात करें यहाँ पे किसकी, यहाँ पे बात करें धोने का सोडा, ठीक है। तो धोने का सोडा जो होता है, धोने का सोडा का प्रयोग तो आप लोग जानते हैं साफ़ सफाई में होता है, इसका एक प्रयोग हो गया। दूसरा प्रयोग इसका हो गया आपका शीशा का निर्माण में भी धोने का सोडा का प्रयोग किया जाता है, तो इसका 2 प्रयोग हो गया। उसके बाद फिर बात करें बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा का प्रयोग आपको पता है खाना बनाने में, एक हो गया। और दूसरा हो गया अपच की समस्या को दूर करने में भी किया जाता है, ठीक है, हो गया। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए। तो इसके साथ ही जो है ये आप लोग का दूसरा चैप्टर जो है वो समाप्त हो चुका है, ओके। और आप लोग का जो है एग्ज़ाम का डेट जो है बहुत ही नज़दीक आ रहा है, इस वजह से जो है हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी खींचने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो है और इसी वजह से जो है आपका क्लास थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग मैनेज कीजिए, ये जो है आप ही के लिए किया जा रहा है, ओके। तो उम्मीद है कि आप लोग कोऑपरेट करेंगे। और बात करें यहाँ पे तो ये जो है चैप्टर ख़त्म हो गया आप लोग का अम्ल, क्षार और लवण। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे धातु और अधातु, धातु और अधातु यानी कि मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे अगले क्लास में, ओके। तो उम्मीद है कि आप लोग जो है एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे, ओके, और एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे होंगे, ओके। चलिए इसी तरह आप अपना प्यार बनाए रखिए, ओके। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब करें, एक दूसरे के साथ शेयर करें, जिससे कि और सारे स्टूडेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर सके। तब तक के लिए जय हिंद, बाय, हैव ए नाइस डे।